नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि पिछले दो वीडियोज में हमने बैंकिंग सेक्टर और आपका जो शेयर मार्केट वाला पोर्शन होता है उससे संबंधित शब्दावलियों को देखा था। आज से हम शेयर मार्केट चालू कर रहे हैं, भारतीय पूंजी बाजार। पर इसके पहले हम इस नए चैप्टर को चालू करने के पहले दो तीन शब्दावलियाँ और बची हुई थी, उनको देख लेते हैं। इसमें था आपका एक बैड बैंक क्या होता है। ठीक है, देखो बैड बैंक का नाम आपने पहले भी सुना होगा। इस चीज को समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, तो एक समस्या हमने पढ़ी हुई है पहले, एनपीए की समस्या, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। जितने भी बैंक हैं, चाहे सार्वजनिक बैंक हो चाहे निजी बैंक हो, सभी के द्वारा दिया गया लोन का एक बड़ा हिस्सा क्या बन जाता है, एनपीए बन जाता है। इस समस्या का सबसे ज्यादा जो शिकार हुए हैं वो कौन से बैंक हुए हैं, हमारे सार्वजनिक बैंक हुए हैं। ठीक है, तो सरकार द्वारा एक समाधान निकाला गया इस चीज का। देखो, इसको समाधान नहीं कहा जा सकता बड़े स्तर पर यह कहा जा सकता है कि थोड़े समय के लिए समस्या को हमने क्या कर दिया, साइडलाइन कर दिया। हम उस चीज में अलग से ध्यान देंगे। ठीक है, समस्या को साइडलाइन करो और उसके लिए एक अलग व्यवस्था बनाओ, उसमें हम अलग से ध्यान देंगे। ये किया गया सरकार द्वारा। तो सरकार द्वारा क्या किया गया, इसके तहत सरकार ने सभी बैंकों के एनपीए को मिला करके एक नई जगह पे क्या कर दिया, उनको प्रतिस्थापित किया। और उस नई जगह को क्या बोला गया, बैड बैंक बोला गया। और उनको डील करने को लेकर के वहीं पे एक नया प्लान तैयार किया गया। ठीक है, तो समझते हैं परिभाषा के रूप में इसको कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ती हुई एनपीए की समस्या को समाप्त करने के लिए बैड बैंक की शुरुआत की गई है। एक ऐसा बैंक होता है जो सभी संस्थाओं के डूबते ऋण जोखिम पूर्ण ऋण को क्या करता है, अच्छे ढंग से प्रबंधित करता है। सिंपल सा हमने वही देखा कि वाणिज्यिक बैंकों के, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अनुसूचित बैंक क्या होते हैं, तो इस चीज को हम पहले भी समझ चुके हैं कि आरबीआई का जो 1934 का अधिनियम है उसमें सेकंड अनुसूची में जिन बैंकों का नाम लिखा हुआ है वो सब अनुसूचित बैंक कहलाएंगे। और वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, तो वो सभी बैंक जो व्यापारिक कार्य करते हैं वो क्या कहलाएंगे, वाणिज्यिक बैंक कहलाएंगे। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की एनपीए को एक जगह ला करके रख दिया, फिर उसके प्रबंधन के लिए वहीं पे व्यवस्था की जा रही है। ये क्या होता है, आपका बैड बैंक होता है। अगला आता है आपका पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक क्या होता है, तो देखो आपने एक, जब समितिगत सुधार हमने पढ़े हुए थे तो समितिगत सुधारों में एक सुझाव दिया गया था नचिकेत मौर्य समिति द्वारा कि भुगतान बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए। भुगतान बैंक को इंग्लिश में क्या बोलते हो आप, पेमेंट बैंक बोलते हो। तो पेमेंट बैंक क्या होते हैं, इनके लिए क्या क्या प्रोविजंस होते हैं वो देख लेते हैं हम। तो एक प्रोविजन क्या होता है कि अगर आपको पेमेंट बैंक स्थापित करना है तो उसमें कम से कम आपके पास न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए। नचिकेत मौर्य समिति के सुझावों पर स्थापित किया गया था, जिसमें बोला गया था साफ साफ कि ये सिर्फ जमा स्वीकार करेंगे, उधार नहीं देंगे। ठीक है, 40% हिस्सा किसका होगा, इसमें प्रमोटर का अगले 5 वर्षों में बनाए रखना पड़ेगा। यहाँ पे बैंक में अगले 5 वर्षों तक 40% हिस्सा किसका रहेगा, प्रमोटर बैंक का रहेगा। ठीक है, इसके अलावा केवल डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं, और एक दिन में 1 लाख से ज्यादा जमा स्वीकार नहीं करेंगे। तो सिर्फ जमा स्वीकार करेंगे, वो भी एक दिन में सिर्फ 1 लाख तक रुपए तक की, अप टू 1 लाख। ठीक है, उधार नहीं देंगे, सिर्फ डेबिट कार्ड जारी करेंगे। नचिकेत मौर्य समिति के द्वारा स्थापित किए गए थे। 40% हिस्सा अगले 5 वर्ष तक किसका रहेगा, प्रमोटर का रहेगा। ये होता है आपका बैड बैंक, पेमेंट बैंक है ना। इसमें आपका जो उदाहरण है तो आपका एक एयरटेल का पेमेंट बैंक चलता है, पेटीएम का पेमेंट बैंक चलता है, इसके अलावा आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक चलता है, भारत सरकार का इंडिया पोस्ट ऑफिस का। ठीक है, तो ये सभी क्या है, आपके पेमेंट बैंक हैं। अगला आता है सर्वव्यापी बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, सार्वभौमिक बैंकिंग। ये क्या होती है, तो सार्वभौमिक बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के विस्तार से जुड़ी एक क्या है, व्यापक अवधारणा है। देखो, सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, पहले उस चीज को समझ लो तो हर चीज को क्या है फिर आप अपने आप समझ जाओगे। सार्वभौमिक मतलब समझ लेंगे तो फिर सार्वभौमिक बैंकिंग क्या है, सार्वभौमिक टीकाकरण क्या होता है, सार्वभौमिक शिक्षा क्या होती है, हम समझ जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो सार्वभौमिक के मतलब क्या होता है, सार्व और भौमिक, सार्व मतलब सभी, भौमिक मतलब पूरे भूमि में। ठीक है, पूरी भूमि में मतलब इस भूमि में रहने वाले सभी लोगों को, आप जिस भी चीज की बात कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, टीकाकरण, जिस भी चीज की बात कर रहे हैं वो चीज सभी लोगों को क्या होनी चाहिए, एक कम से कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता के साथ उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, हर समय उपलब्ध होनी चाहिए।
ये क्या होता है, सामान्य अर्थ होता है यूनिवर्सलाइजेशन का, सार्वभौमिकरण का, सार्वभौमिकता का, ठीक है। तो यहां बात करें हम सार्वभौमिक बैंकिंग की, तो सार्वभौमिक बैंकिंग क्या होगी, वित्तीय सेवाओं के विस्तार से जुड़ी हो गई, ठीक है। वित्तीय सेवाएं हमको क्या करनी है, विस्तारित करनी है। इसमें सभी बैंकिंग सेवाएं, निवेश, विकास, बैंकिंग, बीमा, अन्य वित्तीय उत्पादों को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात सभी वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएं एक साथ ही एक ही स्थान पर क्या कराए जाते हैं, उपलब्ध करवाए जाते हैं। मतलब हमने वित्तीय सेवाओं का विस्तार करते हुए सभी लोगों तक इसको पहुंचाने का काम किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, वित्तीय सेवाओं में विस्तार के साथ साथ वित्तीय सेवाओं में हमने उनमें सुधार किया, उनमें वृद्धि किया, और सभी सेवाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराए जाने हेतु हमने क्या किया, प्रबंध किया। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अगला देखते हैं, आपका एक बैंक होता है राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये क्या होता है, तो एनएचबी की स्थापना रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में जुलाई 1988 में की गई थी। कब स्थापना हुई, आपको अच्छे से याद रखना, 3 मार्कर के लिए, रिजर्व बैंक की सहायता से 1988 में। इस बैंक का मुख्य कार्य क्या है, देश में आवास संबंधी आवश्यकताओं का वित्तीयन करना तथा इस संबंध में यह देश का क्या है, शीर्षस्थ बैंक है। अपनी फील्ड में ये देश का सर्वोच्च बैंक है, और इसकी फील्ड क्या है कि आवास आदि बनाने के लिए फंड रेज करना, फंड प्रोवाइड करना, लोगों को वित्तीयन करना, निधि उपलब्ध करवाना, ठीक है, ये इसका क्या है, काम है। राष्ट्रीय आवास बैंक बॉन्ड तथा ऋण पत्रों को जारी करके अपने संसाधन जुटाता है। अब सीधी सी बात है, इसको मार्केट में पैसा देना है, किस चीज के लिए, लोग घर बना सकें, लेकिन इसके पास खुद के पास पैसा कहां से आएगा, तो ये बॉन्ड जारी करता है, ठीक है, ये बॉन्ड जारी करता है, ऋण पत्र जारी करता है और मार्केट से पैसा रेज करता है। अगला आता है आपका भारतीय महिला बैंक। देखो इसके संबंध में जब हमने वो पढ़ा था, आपका बैंक विलय पढ़ा था, तब इस चीज को हमने देख लिया था एक बार, ठीक है। वापस से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में कि भारतीय महिला बैंक क्या होता है। देखो हमारे देश में एक वो है, क्या बोलना चाहिए आपको, महिला सशक्तिकरण का जो कॉन्सेप्ट चलता है वो एक गलत दिशा में चलता है, हमेशा की तरह से, ठीक है। देखो हमारे देश की परिस्थितियां बहुत अलग हैं हर मामले में लेकर के, हम सिर्फ महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हर मामले में हमारे देश की परिस्थितियां अलग हैं, जो हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारे कल्चर के हिसाब से क्या है, बिल्कुल सही हो सकती हैं। पर जब हम उन परिस्थितियों को या उन चीज़ों को हम एक वेस्टर्न लेंस से देखना चालू करते हैं, ठीक है, हम हर चीज़ को कैसे देखना चालू करते हैं, हर चीज़ को कैसे सुधारने का प्रयास करते हैं, एक पश्चिमी व्यू से देखना चालू करते हैं, ठीक है, पश्चिमी सभ्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चालू करते हैं, तो वहां पे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो पश्चिमी देशों में क्या एक कॉन्सेप्ट है बैंकिंग लेकर कि भाई उनके लिए वहां की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक तरीके से उनने अलग से वुमेन्स के लिए बैंकिंग सेक्टर स्थापित कर दिया। उसी कॉन्सेप्ट का पालन करते हुए हमारे देश में भी उस चीज को लागू कर दिया गया। पर समस्या वहां तब फेल हो जाते हैं, ऐसे प्लान जो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से प्लान बनाए जाते हैं, वो हमारे यहाँ तब फेल हो जाते हैं जब उसको लोग हाथों हाथ नहीं लेते हैं। सेम चीज हमारे यहाँ पे किसके साथ हुई थी, आपके भारतीय महिला बैंक के साथ हुई, कि सरकार ने महिला सशक्तिकरण के नाम पे एक बैंक स्थापित कर दिया जो सिर्फ डेडिकेटेड होकर उसी के लिए काम करता था, लेकिन ग्राहकों द्वारा उस चीज को हाथों हाथ नहीं लिया गया। तो ये कब हुआ, उद्घाटन कब किया गया इसका, 19 नवंबर 2013 को इसकी स्थापना की गई, उद्घाटन हुआ। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, जिसमें इनिशियल पूंजी 1000 करोड़ रुपए की रखी गई, ठीक है। मुंबई में इनिशियल पूंजी इसकी कितनी रखी गई, 1000 करोड़ रखी गई। स्वरूप क्या था इसका, कि समाज में महिलाओं को समान अवसर देना और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार में प्रथम भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, उनको महिलाओं को क्या देना था, समाज में सामने लाना था, उनका सशक्तिकरण करना था। उद्देश्य भी वही रहेगा, महिलाओं को सशक्तिकरण करना, उनका समावेशन करना, ठीक है, उनको ऋण उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ठीक है। इसके पहले ये वाला कॉन्सेप्ट कहां चल चुका है, पाकिस्तान तंजानिया के पश्चात भारत विश्व का ऐसा तीसरा देश जिसने महिलाओं के लिए सेपरेट बैंकिंग स्थापित की है। पाकिस्तान और तंजानिया में कॉन्सेप्ट पहले लगाया जा चुका है। 31 फरवरी 2017 को भारतीय महिला बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में क्या कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था। अब विलय हो गया, 4 साल के अंदर अंदर इस बैंक को हमने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं विलय कर दिया। वो कहीं ना कहीं क्या था, भारतीय स्टेट बैंक था। इस चीज को हमने जब बैंकों का विलय पढ़ा था तब समझ चुके थे। तो ये क्या था, आपका बैंकिंग के बचे हुए कुछ टर्म्स थे, उनको देख लिया। अब यहां से चालू होता है आपका
भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार क्या होता है, इस चीज को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। भारतीय मुद्रा बाजार क्या है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बैंकों के क्या कार्य होते हैं, रिजर्व बैंक की क्या भूमिका होती है, ठीक है, बैंकों में क्या समस्याएं विद्यमान है, बैंकिंग विलय क्या होता है, विमुद्रीकरण क्या होता है, कैशलेस अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है। ऐसे सभी टॉपिक्स को हमने पहले पिछले वीडियोज में समझा हुआ है, आप वीडियोज को जाकर के देख सकते हैं। आज से जो चालू हो रहा है आपका वो है भारतीय पूंजी बाजार, जिसको आप सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कैपिटल मार्केट, ठीक है, कैपिटल मार्केट। देखते हैं क्या होता है। तो देखो, इस चीज को हमने पहले भी समझा हुआ था जब वित्त बाजार पढ़े थे, कि वित्त बाजार के 5 अंग होते हैं, जिसमें से हमको 2 अंग पढ़ने थे डिटेल में बहुत ज्यादा, ठीक है। 5 अंग कौन कौन से थे आपके, तो एक तो क्या था आपका मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, पूरा हमने पढ़ा उसको, ठीक है। दूसरा क्या था आपका कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। जब हम मुद्रा मार्केट की परिभाषा पढ़े थे तो हमने उसमें समझा था कि वह बाजार जिसमें मुद्रा को कम समय के लिए, अल्पकाल के लिए क्या किया जाता है, व्यापार व्यवहार में लाया जाता है। और इसका जस्ट हमने उल्टा पढ़ा था आपका पूंजी बाजार में, कि जब मुद्रा को दीर्घकाल के लिए क्या किया जाता है, व्यापार व्यवहार में लाया जाता है। तो वही यहां लाइन लिखी हुई है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली का वह अंग जहां वित्त का दीर्घकालिक क्या किया जाता है, लेन देन किया जाता है। यहां ऋण व अंश पत्रों के माध्यम से पूंजी दीर्घकालीन व्यापार व्यवहार में लाई जाती है। तो ये क्या कहला गया, आपका पूंजी बाजार कहला गया। अब ये जो पूंजी बाजार होता है, इसके 2 अंग होते हैं। इस चीज को हमने जब बैंकिंग शब्दावलियों के तहत देख रहे थे, आईपीओ और एफपीओ, जब हमने आईपीओ और एफपीओ के बारे में पढ़ा था, तब हमने देखा था कि प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार क्या होता है। तो पूंजी बाजार के 2 अंग होते हैं, उसको देख लेते हैं। प्राथमिक बाजार क्या है, कि इसके अंतर्गत प्रतिभूतियों का पहली बार क्रय किया जाता है। देखो, हमने जब आईपीओ पढ़ा था तो हमने आईपीओ में क्या देखा था, आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। इसको आप वीडियो में पीछे जाकर के देख सकते हैं, बैंकिंग शब्दावलियों का जब पहला वीडियो था उसमें इसको अपलोड किया गया था, ठीक है। देखो, आईपीओ क्या होता है कि बैंकों किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा, किसी भी वित्तीय संस्था या कंपनी बोलना चाहिए, कंपनी द्वारा जब पहली बार शेयर जारी किए जाते हैं लिस्ट होने के लिए, आपके स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए पहली बार जब कंपनी द्वारा शेयर जारी किए जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हम आईपीओ बोलते हैं। और इन आईपीओ का जहां पे क्या होगा, एक तरीके से क्रय किया जाएगा ग्राहकों द्वारा, उसको शेयर धारकों द्वारा क्रय किया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक बाजार बोलेंगे। वही लाइन लिखी हुई, प्रतिभूतियों का पहली बार विक्रय किया जाता है। यहाँ नए निर्गमनों या अंशों का क्रय विक्रय प्रत्यक्षता कंपनी और निवेशक के मध्य होता है। ये जो यहाँ नए निर्गमन या अंश है, इसको क्या बोलते हो, आईपीओ बोलते हो। ये नए निर्गमन और अंश क्या कहलाते हैं, आईपीओ कहलाते हैं। और इनका आईपीओ का जो एक तरीके से क्रय विक्रय होना बोला जाना चाहिए, या प्राथमिक बाजार में जो व्यापार होता है वो किसके मध्य होता है, कंपनी व निवेशक के मध्य होता है, कंपनी व निवेशक के मध्य होता है। इसमें शेयरों का मूल्य पूर्व निर्धारित होता है, शेयरों का मूल्य कंपनी द्वारा पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, प्राथमिक बाजार। उसके बाद आता है आपका द्वितीयक बाजार। तो इसके अंतर्गत पुरानी अर्थात पूर्व में जारी की गई प्रतिभूतियों क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। अब क्या हुआ, एक बार आईपीओ जारी कर दिया गया, वो प्राथमिक बाजार में उसका पूरा काम हो गया। उसके बाद जो शेयर जारी किए गए थे आईपीओ के तहत, उनका भी फर्दर क्या होता रहेगा, व्यापार होता रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं ना कि किसी व्यक्ति ने शेयर खरीद लिए और वो उसको अपने पास अपनी जेब में डाल के बैठे रहेगा। वो चूंकि मार्केट में उसने खरीदा इसलिए था कि ताकि उससे लाभ कमा सके। मतलब जब भी शेयर के रेट बढ़ेंगे घटेंगे, उसके हिसाब से वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से क्या करेगा, लाभ कमाने का प्रयास करेगा। तो वो भी किसी न किसी को उन शेयरों को क्या करेगा, बेचेगा। पर ये जो शेयर अब बिक रहा होगा, ये कंपनी और निवेशक के मध्य व्यापार नहीं हो रहा होगा, ये निवेशक और निवेशक के मध्य, मतलब एक निवेशक से दूसरे निवेशक के मध्य व्यापार हो रहा होगा। अब यहां पे कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रह गया, ठीक है। तो द्वितीयक बाजार क्या है, जिसके तहत पुरानी अर्थात पूर्व में जारी की गई आईपीओ जो पहले जारी हुआ था वो पुराना हो गया है, अब उसका व्यापार होता रहेगा, ठीक है। यहां अंशों का क्रय विक्रय निवेशकों के मध्य होता है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि पहली बार जब आईपीओ जारी किया गया प्राथमिक बाजार में, तो वहां कंपनी और निवेशक के मध्य व्यापार हुआ था। अब शेयर चूंकि पुराना हो चुका है, उसका व्यापार द्वितीयक मार्केट में हो रहा है, तो वहां निवेशक और निवेशक के मध्य क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। द्वितीयक बाजार के अंतर्गत पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, व्यक्तिगत निवेशक आदि आते हैं। इसे शेयर बाजार के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत द्वितीयक बाजार के अंदर कौन कौन लोग काम करते हैं,
स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, BSE NSE वगैरह ये सब आपके, ठीक है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड होता है, व्यक्तिगत निवेशक होते हैं, झुंझुनवाला टाइप के लोग, हमारे आपके जैसे लोग जिनके पास पैसा है, ठीक है। और इसे शेयर बाजार के नाम से हम जानते हैं, इस चीज को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं भारत के प्रमुख शेयर बाजार कौन से, जो अभी हम डिस्कस कर नाम ले रहे थे, BSE और NSE, इनको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय शेयर बाजार। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना कब की गई थी? 1992 में। किस समिति की अनुशंसा पर? फेरवानी समिति की अनुशंसा पर, ठीक है। फेरवानी समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE की स्थापना की गई 1992 में, जो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। सूचीबद्ध कंपनियां इसमें कितनी हैं? तो इसमें लगभग 1700 कंपनियां लिस्टेड हैं। कितनी? लगभग 1700 कंपनियां। यह भारत का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है ये, ठीक है। अब ये जो NSE है, इसके तहत एक सूचकांक जारी होता है। उस सूचकांक को हम किस नाम से जानते हैं? निफ्टी। निफ्टी, अगर निफ्टी का फुल फॉर्म देखेंगे आप तो निकल के आएगा नेशनल प्लस 50। नेशनल प्लस 50। तो इसमें NSE में सूचीबद्ध जो इतनी 1700 कंपनियां हैं, उसमें से शीर्ष 50 कंपनियों के शेयरों का औसत मूल्य प्रतिदिन प्रदर्शित किया जाता है। उसी के आधार बताया जाता है कि निफ्टी ऊपर गया, निफ्टी नीचे गया, उन्हीं 50 कंपनियों के आधार पर, ठीक है। अगला होता है आपका BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या होता है? तो इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। इसमें सूचीबद्ध कंपनियां कितनी है? 5400 से अधिक कंपनियां इसमें सूचीबद्ध हैं। कितनी? 5400 से अधिक। सूचीबद्ध कंपनियों के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। सूचीबद्ध कंपनियों के आधार पे ये विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। अब इसके द्वारा भी क्या किया जाता है? 2 सूचकांक जारी किए जाते हैं। वो 2 सूचकांक कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो देखो, इसके अंतर्गत BSE में सूचीबद्ध 30 कंपनियों के शेयरों का औसत मूल्य क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमने देखा, आपका जो राष्ट्रीय शेयर बाजार था NSE, उसके अंतर्गत एक सूचकांक जारी होता है निफ्टी। तो निफ्टी में 50 कंपनियों के शेयरों का औसत मूल्य बताया जाता है, और सेंसेक्स में मात्र 30 कंपनियों के शेयरों का औसत मूल्य बताया जाता है। राष्ट्रीय सूचकांक क्या है? तो BSE में सूचीबद्ध एवं शीर्ष 100 कंपनियों के शेयरों का औसत मूल्य प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। BSE में सूचीबद्ध शीर्ष 100 कंपनियों के शेयरों का औसत मूल्य, तो ये क्या होता है? आपका राष्ट्रीय सूचकांक होता है। तो आज हमने क्या देखा? कुछ शब्दावलियां देखी और भारतीय पूंजी बाजार के प्रकार, भारतीय पूंजी बाजार क्या होता है उसको समझा, प्रकार क्या होते हैं वो समझा, और आपके जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके बारे में भी देखा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।